हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। अब से महज कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कल जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बैठक होनी है। कश्मीर के नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं, लेकिन इस बैठक से पहले ही पाकिस्तान और उसकी शह पर पलने वाले आतंकी एक्टिव हो गए। कल आतंकियों ने सरेआम कश्मीर के एक बेटे सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की हत्या कर दी। आज शाम भी आतंकियों ने श्रीनगर में एक दुकानदार को गोली मार दी, और यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज केंद्र सरकार के साथ बातचीत की मेज पर कश्मीर में डेवलपमेंट का प्लान बनाएं, अमन की राह में आगे बढ़ें। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में अमन चैन कायम हो, इसलिए पाकिस्तान इस बातचीत को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है। आतंकियों के हमले के बाद सेना ने भी कश्मीर में काउंटर ऑपरेशन चलाया है। सेना को शोपियां में आतंकियों के छिपे होने की इंफॉर्मेशन मिली थी। सेना ने एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन कल की घटना से यह फिर साबित हो गया कि जब भी कश्मीर को लेकर बातचीत की प्रोसेस शुरू होती है तो पाकिस्तान इसे भटकाने के लिए गोली चलवाता है। वो अपने पाले हुए आतंकवादियों से घुसपैठ कराता है जो कश्मीर में बेगुनाहों का खून बहाते हैं। ये वो पाकिस्तान है जिससे बात करने की वकालत कल महबूबा मुफ्ती कर रही थी, लेकिन उनके बयान के चंद घंटों बाद ही आतंकवादियों ने एक निहत्थे कश्मीरी मुसलमान को मौत के घाट उतार दिया। जिस कश्मीरी पुलिस वाले की हत्या हुई वो एक ऐसा मुसलमान था जो 5 वक्त का नमाजी था। शाम को मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला था, लेकिन आतंकवादियों ने उस पर पीछे से हमला किया। कायरों की तरह, बुजदिलों की तरह पीठ पर वार किया, गोलियां चलाई। मस्जिद के सामने ही उसे गोलियां दाग कर लहूलुहान कर दिया। जिसने भी यह मंजर देखा उसका दिल गुस्से से भर उठा। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस घटना की सीसीटीवी फुटेज है। जिस शख्स पर गोलियां चली, जिसे पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने धोखे से मारा, वो जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर ऑफिसर थे। सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार श्रीनगर के नौगाम इलाके के रहने वाले थे। कल रात 8 बजे के आसपास वो अपने घर से मस्जिद जाने के लिए निकले थे। चूंकि मस्जिद घर के पास ही थी, इसलिए बिना किसी गाड़ी के वहां तक जाते थे और ये उनका रोज का रूटीन था। लेकिन कल वो मस्जिद जाने के लिए थोड़ा लेट हो गए। इसी दौरान रास्ते में 2 दहशतगर्द घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही परवेज अहमद डार मस्जिद शरीफ की तरफ पहुंचे, तभी दोनों आतंकवादियों ने पीछे से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। दोनों के हाथों में पिस्तौल थी। पहला आतंकी भागता हुआ आया और उसने बहुत क्लोज रेंज से परवेज डार पर गोली चलाई। पहली गोली लगते ही वो पीठ के बल नीचे गिर गए और इसके बाद आतंकवादी ने एक और गोली चलाई। इतने में उसका दूसरा साथी भी वहां पहुंचा और उसने भी पिस्तौल की गोली परवेज के शरीर में उतार दी। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, वहां 2 चश्मदीद मौजूद थे, लेकिन गोली चलते ही दोनों वहां से भाग गए और आतंकवादी भी बचकर निकलने में कामयाब हो गए। हमारे संवाददाता मंजूर मीर आज उस जगह पर गए, उस स्पॉट पर गए जहां इस निहत्थे अफसर को, एक नमाजी को आतंकवादियों ने फरेब से मारा। लेकिन मंजूर की रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको उन लोगों की बात सुनाना चाहता हूं जो परवेज अहमद डार को बचपन से जानते थे। इन लोगों ने कहा कि यह तो इंसानियत का कत्ल है। ऐसे आदमी को क्यों मारा जिसके किसी से ना कोई दुश्मनी थी? दहशतगर्दों ने इंसान नहीं बल्कि इंसानियत का खून किया है। ये बहुत अच्छा आदमी थे। कभी किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इसको कोई जरूरी नहीं था कि मैं बड़ा अफसर हूँ। ये बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा, इसके कोई मतलब अच्छा आदमी था। ये बहुत अच्छा आदमी। आजान यहाँ हो रही, ये घर से निकल, मेरे आंगन से ही निकल रहा था, मेरे कोजे से ये निकल रहा था नमाज पढ़ने। नमाज मस्जिद के सामने पहुँच गया, ये पीछे से कोई आदमी बंदा आ गया, उसने फायर किया। तो दो बंदे थे। इसी मस्जिद में ये नमाज पढ़ने आता है? हाँ, रोज सुबह शाम को। दिन में ड्यूटी होता है, सुबह शाम को इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है। मैं कहता हूँ कि इंसानियत का खून करना ही मतलब बहुत बड़ी गलती है। अगर मतलब ऐसा आदमी नहीं था ये, जो मतलब कोई जुल्म कर रहा था, कुछ कर रहा था, इधर मोहल्ले में सब किसी को भी पूछो, ये बहुत अच्छा आदमी था। किसी के साथ कभी कुछ मतलब हक बड़ हेक कत कर बड़ नफीस पे पेश सारे लकटे लकुट बड़े बोर्ड। पूरे इलाके में अदर दुख है। हमारा भाई था, ये खासकर मेरा भाई था, मेरे आंगन में खेलता रोज होता है, मगर मुझे बहुत दुख हुआ इसके। ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत का खून है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत है, इंसानियत का खून ही गलत है। ये इस्लाम कह रहा है हमें इंसानियत का खून ही गलत है।
हम कैसे कहेंगे ये अच्छा है, मगर ये गलत है। ये बहुत अच्छा आदमी था, हर किसी के साथ अच्छे सलूक से पेश आता था। मेरी घर के सामने ही रहता है, बहुत अच्छा आदमी था। मैंने कभी देखा नहीं इसको कुछ ऐसी मतलब। हर कोई इस घटना को लेकर हैरान है, सन्न है। रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को, परिवार वालों को किसी को यकीन नहीं हो रहा। बुजुर्ग माँ बाप अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। परवेज अहमद डार का भरा पूरा परिवार था। घर में 2 बच्चे हैं, 13 साल की बेटी, 10 साल का बेटा, मगर अब उनके सर से पिता का साया उठ गया। कल रात श्रीनगर के नौगाम में जिसने भी ये खबर सुनी, सब परवेज के घर की ओर गए और चारों तरफ सिर्फ मातम ही मातम था। जिस पिता ने बेटे को चलना सिखाया, इतना काबिल बनाया कि वो देश की सेवा कर सके, पुलिस ऑफिसर बना, सोचिए उस पिता के दिल पर क्या बीती होगी जब उनकी गोद में बेटे का बेजान शरीर था। पिता बार बार बेटे को देख रहे थे, बेटे को गले लगाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन बेटा जा चुका था। थोड़ी देर बाद आसपास मौजूद लोगों ने इन बुजुर्ग को संभालने की कोशिश की, लेकिन जिसका जवान बेटा इस तरह मारा गया हो, उसके लिए तो दुखों के पहाड़ के टूटने के जैसा है। परवेज अहमद श्रीनगर के पारिमपोरा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे। आतंकियों के खिलाफ कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। सबने बताया कि बहुत सरल स्वभाव के थे, पक्के नमाजी थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। कल शाम भी घर से वो इबादत के लिए ही निकले थे, लेकिन मस्जिद पहुंचे उससे पहले ही पीछे से आए आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। परवेज को संभलने तक का मौका नहीं मिला, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हम इस वक्त उसी स्पॉट पर मौजूद है जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें आप उस जगह की देख सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि परवेज अहमद जो सीआईडी विंग में इंस्पेक्टर थे, वो मगरिब की नमाज अदा करने के लिए इस मस्जिद शरीफ में जा रहे थे और जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर खून के निशान जो है अभी भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ से, इस गली से बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट्स जो थे वो नज़दीक से उन पर एक के बाद एक पिस्टल से उन पर गोलियां चलाई और ये सारी वारदात जो है यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हो गई। और जैसे ही पुलिस को सीसीटीवी की जानकारी मिली तो ये पता चला कि 2 मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया जिनके पास पिस्टल था। और ठीक 8 बजे की ये घटना है जब परवेज अहमद इस मस्जिद, ये मस्जिद है चिनार बाग बागात कनीपोरा की मस्जिद है, यहाँ पर मगरिब की नमाज अदा करने के लिए पहुँच रहे थे। मस्जिद और परवेज के घर की दूरी की अगर बात करें तो महज कुछ मीटर्स पर है। अक्सर बताया जा रहा है कि परवेज जो है इसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए पहुंच जाते थे और कल जब मगरिब की नमाज अदा करने के लिए वो घर से निकले थे, ये गली आप देख सकते हैं, एक रास्ता उनके घर की तरफ से ये इस गली से जाता है और दूसरा जो बड़ा मेन रोड है वो यहाँ से सीधा स्ट्रेट आप देख सकते हैं कुछ मीटर की दूरी पर इस ग्रेव यार्ड के बाद में जो है उनका घर है। और मिलिटेंटों को पहले से ये जानकारी थी कि परवेज इस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाता है और नज़दीक इसी जगह पर जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहां पर उन पर एक के बाद एक पिस्टल से गोलियां चलाई गई। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने परवेज के घर वालों से, उनको जानने वालों से बात की और सबका यह कहना था कि परवेज का किसी से कोई बैर नहीं था, वो किसी के दुश्मन नहीं थे, बहुत नेक इंसान थे। यहाँ पहुंचा तो कुछ लड़के आए तो पीछे से इस पे फायर मारते, उसके बाद तो पता नहीं, उसके बाद हम गाड़ी में ले गए और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, सोम सलात के पाबंद थे, बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही नेक। क्या वो नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे जब उन पर गोली चलाई गई? हाँ, नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे, नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। किसी के साथ दुश्मनी इस इलाके में थी जिस वजह से ये सब कुछ? ऐसे इंसान को किसके साथ दुश्मनी होगी? बहुत ही अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे,
मैं समझता हूँ कि किसी के साथ इसकी दुश्मनी नहीं, बहुत ही अच्छा इंसान था। बताया जा रहा है कि अक्सर वो इस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए तो आता था। अच्छा इंसान था, अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान था। ये हमारे साथ पढ़ रहा था, अच्छा लड़का था, बेहतरीन लड़का था, अच्छा, सबसे अच्छा लड़का था, पढ़ने वाला लड़का था, काम करने वाला लड़का था। इसका बाप भी अच्छा है। 4-5 फायर हो गए और बाद में हम निकले नमाज पढ़ के तो सुना यहाँ पे हमारा भाई है वहाँ और उसको गोली लगाई गई। परवेज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कैसे इंसान थे? बहुत ही अच्छा नेक दिल, हमसाय परस्त था, सबकी खबर देता था, बहुत ही अच्छा नेक वो। किसी से के साथ कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं, वैसे कोई किसी के साथ उसकी दुश्मनी नहीं है। वो तो बंदा अच्छा था, बहुत अच्छा था वो। आज पूरे दिन परवेज अहमद के घर पर पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स का आना जाना लगा रहा। जितने भी अफसर्स थे, अधिकारी थे, सीनियर ऑफिशियल्स थे, सबने परिवार के लोगों को सांत्वना दी, इस मुश्किल घड़ी में ढांढस बंधाया। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की टीम उन आतंकियों को दबोचने के लिए चप्पा चप्पा छान रही है जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब कश्मीर में किसी बेगुनाह का खून बहा हो, लेकिन यह बात भी सही है कि पिछले कई दिनों से आतंक के खिलाफ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी ने जबरदस्त एक्शन लिया है। कश्मीर घाटी में कई बड़े आतंकियों का सफाया किया है। जो सो कॉल्ड आतंक के कमांडर थे, उन्हें उनकी सही जगह 2 गज जमीन के नीचे पहुंचाया है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब भी कश्मीर को लेकर, कश्मीर के मसले पर बड़े स्तर पर बातचीत होती है, उससे पहले पाकिस्तान के इशारे पर इस तरह की हरकतें अंजाम दी जाती हैं। पाकिस्तान का मकसद है किसी भी तरह कश्मीर में अनस्टेबिलिटी का आलम बना रहे, कश्मीर में अमन चैन कायम ना हो, इसलिए वो आतंकवादियों की नई नई खेप तैयार करने में लगा रहता है। हालांकि अब यह बात कश्मीर के लोग भी अच्छी तरह जान चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस खून खराबे से, गोलीबारी से, बंदूक चलाने से कुछ नहीं मिलेगा। हम इस वक्त परवेज के घर के बाहर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये परवेज अहमद का घर है। ठीक 7:50 के आसपास परवेज अपने घर से मस्जिद शरीफ, जो यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर है, मगरिब की नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे। हालांकि वो मस्जिद में पहुँचने से थोड़ी देर हो गई थी उन्हें, वो काफ़ी तेज़ी से चल रहे थे। लेकिन जैसे ही वो मस्जिद शरीफ के गेट के बाहर पहुँचे तो वहाँ पहले से ही मौजूद 2 मिलिटेंटों ने उन पर नज़दीक से गोलियां चलाई। हालांकि इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है, इसमें महिलाओं की काफ़ी तादाद है। रो रो कर माँ का बुरा हाल है। परवेज का 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, उसके 2 भाई है, माता पिता है। हालांकि परवेज इस घर में रहते हैं, उनका अपना ये घर है। रिसेंटली उन्होंने ये अपना नया घर बना लिया था और पास में ही उनके भाई भी रहते हैं। निसंदेह ही इस घटना से पूरे इलाके में जो है मातम पसरा हुआ है। लेकिन इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करके पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। लेकिन निसंदेह ही सिर्फ 8 दिनों के भीतर ये श्रीनगर में दूसरी ऐसी घटना है जब किसी पुलिस इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या की जाती है। और निसंदेह ही ये साफ इशारा है कि श्रीनगर शहर में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंता और चुनौती का विषय है। मासरा भाई है मेरा, ये आपका कजन ब्रदर है, लेकिन आज आपके बीच में नहीं है। आप ये तो कितना दुख हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या कहूँगा सर, मेरे पास अल्फाज ही नहीं दोहराने के लिए, मैं क्या कहूँ। जो लोग इस तरह की घटनाएं अंजाम देते हैं उनको क्या कहेंगे, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? नहते मौसम लोगों को नहीं मारना चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह का खून बहता है, क्या कहेंगे आप? ये तो गलत बात है, किसी का मतलब खून करना है, ये सबसे गलत बात है। जब ये अच्छा आदमी है, जब अच्छों को ही मार रहा है तो फिर क्या रहेगा यहाँ? जो आज इसको मारा कल दूसरे को मार जाएगा। इस्लाम में ऐसी चीज़ों की नहीं, इस्लाम में ऐसी चीज़ नहीं है, खून करने का चीज़ नहीं है, इसको मारना है, ऐसी बात नहीं है, ये तो गलत है। या पूरा इसके बच्चा 2 है, मतलब इसका भी अब क्या करेगी इसका अकेला। वो जो ये कर रहे हैं उनको मतलब ऐसे मैसेज दे रहा हूँ मैं, ये गलत बात है, किसी को मारना नहीं, इससे कुछ भी नहीं होगा। आज तक ना इससे मिलेगा कुछ, ना मिला है, इससे कुछ भी प्रॉब्लम हल होता है? आज तक गन से हालत मतलब कोई प्रॉब्लम हल नहीं हुआ, अब कैसे होगा?
ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हैं और कश्मीर घाटी में ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जिन्होंने आतंक के इस दंश को झेला है, जो पाकिस्तान के आतंकियों की गोलीबारी में, उनके आतंकी हमलों में अपनों को खो चुके हैं। और इनमें से किसी से भी पाकिस्तान की असलियत छिपी नहीं है। वो जानते हैं कि इस खून खराबे के पीछे पाकिस्तान ही है और ये मुल्क कभी भी सुधर नहीं सकता। तो फिर कश्मीर के मामले में बातचीत की वकालत क्यों हो रही है? आपको याद होगा, कल ही गुपकार अलायंस के लीडर्स ने कहा था कि वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में शामिल होंगे। इसके लिए आज कई लीडर्स दिल्ली भी आ गए। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी आज दिल्ली पहुंच गई। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने ही कल यह कहा था कि जब सरकार तालिबान से बात कर सकती है तो फिर पाकिस्तान से क्यों नहीं? आज जम्मू कश्मीर के लीडर्स ने इस बात का जवाब दिया। नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने है। कश्मीर में अमन चैन खराब करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता और इस बार एक पुलिस इंस्पेक्टर का मर्डर भी यही दिखाता है कि पाकिस्तान बातचीत को डिरेल करना चाहता है। जब भी हमेशा यहाँ अमन की बात होती है, शांति की बात होती है, हमारा मुल्क जो है पड़ोसी मुल्क, वो कोई ना कोई शैतानी इसमें ज़रूर करता है ताकि ये बात पाए तकमील तक न पहुँचे और ये बात जो है सही तरीके सही नहज पर न चले। तो ये जो कल हमारे एक पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं, ये बहुत बड़ा जो है हमारे जम्मू कश्मीर में समझ लीजिए, न जाने कितने लोग शहीद होते हैं। आप सुबह से शाम तक देखते हैं कि हमारे जो लोग अमन को नहीं चाहते हैं, शांति को नहीं चाहते हैं, वो लोग इस तरीके के काम करते हैं। ये बहुत गलत काम है। जो हमारे पड़ोसी देश वाले हैं वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे जो मामलात यहाँ पर अच्छे हो। मीन्स कि जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी अच्छी चीज जम्मू कश्मीर को लेकर अपने देश के अंदर हो तो तब कुछ न कुछ या बॉर्डर की तरफ से या शहर के अंदर ये सब चीजें होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो पिछले 30-35 सालों से हम लोग झेल रहे हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि पहली दफा नहीं हो रहा है। और इस चीज को क्या कहते हैं कि एक अनफॉर्चुनेट, हम क्या बोले इस चीज को, कि क्यों उनके दिमाग में ऐसी चीजें हैं कि जो जम्मू कश्मीर को पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और क्यों ऐसा अपने गिरेबान को क्यों नहीं देखते हैं, क्यों दूसरे के देश में जाकर देखते हैं। ये एक बदनसीबी है। आज महबूबा मुफ्ती ने तो मीडिया से बात नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री की मीटिंग के लिए दिल्ली आए जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने खुलकर इस मुद्दे पर बोला। रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तान बार बार अपना असली चेहरा दिखा देता है। वो नहीं चाहता कि कश्मीर घाटी में शांति बहाल हो। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जांबाज इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार साहब, जो बहुत ही दिलेर और सच्चे हिंदुस्तानी थे, कल रात को जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उनको पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने उन पर हमला किया और वो शहीद हो गए। यही तो हमें तकलीफ़ और कष्ट है कि पाकिस्तानियों ने हमेशा जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो। लेकिन महबूबा जी तो कह रहे हैं पाकिस्तान से बात होना चाहिए। बैठक के पहले उनको पाकिस्तान की याद आ रही है। देखिए, बंदूक और बातचीत कभी एक साथ नहीं चल सकती। भारत ने तो हमेशा बातचीत की पहल की है, पक्ष रखा है। भारत हमेशा बातचीत का ही पक्षधर रहा है। हमारे सभी दुनिया के देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। चूंकि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध एक छद्म युद्ध चला रहा है, पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। आतंकवादी, अलगाववादी जो हैं वो पाकिस्तान की शय पर, पाकिस्तान के इशारों पर वहाँ कश्मीर घाटी को लहूलुहान करते हैं। इसलिए पाकिस्तान के साथ बातचीट करने का कोई औचित्य नहीं है। और अगर पाकिस्तान में किसी से बात करेंगे तो किससे करेंगे? कौन है वहाँ, किसकी चलती है? एटलीस्ट इमरान खान की तो कोई सुनता नहीं है। 370 हटने के बाद से कश्मीर में हालात बहुत तेजी से बदले हैं। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के करीब 1100 प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए गए हैं और करीब 1200 प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी के साथ चल रहा है। एक हफ्ता पहले जम्मू कश्मीर के लिए 12,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड बजट को मंजूरी दी गई। पिछले हफ्ते ही पहली बार श्रीनगर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। पाकिस्तान के खिलाफ खुलेआम आवाज उठने लगी। कश्मीर के लोग आतंकवाद से परेशान हो चुके हैं। वो कश्मीर में विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, देश के बाकी हिस्सों के समान तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। सरकार को भी लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वहां के राजनीतिक दलों से बात करके पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए ताकि कुछ महीनों बाद वहां विधानसभा के चुनाव भी हो सके और कश्मीर में यही विकास, यही अमन चैन पाकिस्तान को पचता नहीं। पाकिस्तान की कोशिश है कि कश्मीर में आतंक का माहौल बना रहे, जबकि खुद उसका घर आतंकवाद की आग में जल रहा है और इसका एक सबूत आज लाहौर में देखने को मिला।
लाहौर में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद के घर के बाहर जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पाकिस्तान के डॉन अखबार का तो यह भी कहना है कि अगर हाफिज सईद के घर के बाहर पुलिस की पिकेट नहीं होती तो इस बम धमाके से हाफिज सईद के घर को बड़ा नुकसान होता। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अभी तक इस ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस धमाके के लिए मोटरसाइकिल बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। वैसे अब से कुछ देर पहले आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद की एक तस्वीर सामने आई। कहा जा रहा है कि तलहा सईद लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल में घायलों से मिलने के लिए गया था। इस धमाके को लेकर लाहौर में हमारे संवाददाता राय शाहनवाज ने हाफिज सईद के घर के बिल्कुल नजदीक से एक रिपोर्ट भेजी है। मैं इस वक्त बिल्कुल उस जगह पे के बाहर मौजूद हूं जहां पे आज लाहौर में जौहर टाउन के इलाके में ये धमाका हुआ है। ये मेन सड़क है जिसको कहा जाता है शौकत अली रोड, जो जहाँ पे जो बहुत बड़ा बिजनेस हब है, जहाँ पे मुख्तलिफ गाड़ियों के शोरूम्स हैं। यहाँ पे आपको बैंक्स भी नजर आ रहे होंगे, ये बैंक्स हैं यहाँ पे। और बिल्कुल इसके साथ ही ये गली जो है वो जा रही है अंदर ई ब्लॉक जो है जौहर टाउन का। इसके अंदर ये अभी अगर थोड़ा सा मैं आपको आगे से दिखाऊं तो ये पूरा एरिया जो है वो इस वक्त इन्होंने ब्लॉक कर दिया हुआ है और इसको पुलिस की भारी नफरी जो है वो उसने कॉर्डर किया है। हमलावर जो था वो एक मोटर बाइक पे आया और उसने मोटर बाइक को पुलिस एहलकारों की जो पिकेट थी उसके करीब खड़ा करके वो धमाका किया और उस धमाके से काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। दर्जनों घर हैं तबाह हो गए हैं। जहां हम आपको बता सकते हैं कि इस एरिया में जो जमात दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद हैं उनकी रिहाइश जो है वो इसी घर में इसी गली के थोड़ा सा आगे मौजूद है और ये इस गली के अंदर ये धमाका हुआ है और जिस जगह पे ये धमाका हुआ है उससे करीब ही उनका घर था। जो आई विटनेसेस हैं वो ये बताते हैं कि उनके घर के बाहर ही धमाका हुआ है, लेकिन आईजी पंजाब का ये कहना था कि उस घर के बाहर जो है वो बकेट थी, पुलिस थी, वहां पे बैरिकेड्स लगे हुए थे, इसलिए वो जो भी हमलावर था उसका टारगेट वो बड़ी शख्सियत थी। लेकिन पुलिस जो है उसने इस हमले को रोका है। इससे करीब जो है वो 200 मीटर के फासले पे आगे जो है वो ये धमाका हुआ है। अभी ये पूरा इलाका जो है पुलिस कॉर्डन कर चुकी हुई है। इससे पहले जो है वो पुलिस के आला हुकाम यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने ब्रीफ किया है। आईजी पंजाब जो सूबा पंजाब के यहाँ पे आईजी हैं उन्होंने ये बताया है, मीडिया के जरिए ये इन्फॉर्म किया है कि ये जो धमाका हुआ है इसको टारगेट किसी अहम शख्सियत को टारगेट करने के लिए धमाका किया गया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बड़ी शख्सियत कौन थी। हम कोशिश ये कर रहे थे इससे पहले कि हम वो एग्जैक्ट जगह पे पहुंच सकें जहां पे ये धमाका एक्चुअली हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम आपको जो है वो उस तरह से नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे हो चुकी हुई है। रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। पुलिस यहाँ पे जो है वो रुकावट डाल रही है। वो कह रहे हैं कि अब इस जगह से आगे जो है वो नहीं जाया जा सकता। ये भी कंफर्म हो चुका है कि कोई अहला शख्सियत थी यहाँ पे जो ई ब्लॉक जौहर टाउन में जिनको टारगेट किया गया। ये आईजी पुलिस ने कहा है, उन्होंने कंफर्म किया है, लेकिन उन्होंने अहला शख्सियत का नाम नहीं लिया। लेकिन ये इस बात की तस्दीक इस इलाके के लोग करते हैं कि यहाँ पे हाफिज सईद जो थे ये उनका घर था और जिसमें एक पुलिस एहलकार जो है वो भी जहां बात हुआ है। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि ये देखिए, ये चूंकि मैंने बताया ये बिजनेस हब है तो यहाँ पे कारों का शोरूम भी है साथ। ये जो है वो इसकी जो इमारत के शीशे हैं ये भी फट चुके हैं और बड़ी दूर दूर तक जो है वो इस धमाके की आवाज गई है। 3 से 4 किलोमीटर तक जो है वो लोगों ने जो है वो इस धमाके को महसूस किया है और ये धमाका इतना खौफनाक था कि ना सिर्फ इसकी आवाज दूर दूर तक गई है बल्कि दूर दूर तक जो थे वो लोगों के जो घर हैं उनको इसका नुकसान पहुंचा है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान पालता पोसता आया है उसमें हाफिज सईद का नाम सबसे ऊपर आता है। पाकिस्तान में भी कई लोगों की जान दहशतगर्दी की वजह से जाती है। पाकिस्तान कहता है कि वो भी आतंकवाद से पीड़ित है, आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो दुनिया के साथ है, लेकिन सारी दुनिया पाकिस्तान के इस डबल स्टैंडर्ड को पहचान गई है। कई फ्रंट्स पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है, लेकिन लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ ना तो पाकिस्तान के पास कोई नीति है ना कोई नियत है। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां अवैध तरीके से धर्मांतरण करने के मामले में यूपी एटीएस ने जिन 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है उन्होंने अब राज उगलने शुरू कर दिए हैं।
कल ही कोर्ट ने इन्हें 7 दिन की एटीएस रिमांड पर भेजा था और इनसे अब तक जो पूछताछ हुई उसके मुताबिक इन लोगों का धर्मांतरण रैकेट 12 से 13 राज्यों में चल रहा था। जिन 1000 से ज्यादा लोगों का इन्होंने मजहब बदलवाया उसमें महिलाओं की तादाद ज्यादा है। गरीब और बेसहारा महिलाओं को ये लोग पैसे, शादी और घर बसाने का सपना दिखाकर उनका धर्म बदलवाते थे। विदेशों से फंडिंग के अलावा इनके देश में चल रहे कई एनजीओ से भी इनको पैसा मिल रहा था। आज इंडिया टीवी के संवाददाताओं ने हरियाणा के मेवात से लेकर मुंबई तक, यूपी के नोएडा से लेकर फतेहपुर और कानपुर तक इस केस की पड़ताल की। इस पड़ताल में धर्म परिवर्तन करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले मोहम्मद उमर गौतम के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं इन दोनों आरोपियों से हुई पूछताछ को लेकर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने आज क्या बताया। अभी 12-13 राज्यों में इस तरह की कन्वर्शन की बात प्रकाश में आई है। जितने डाटा अभी तक खंगाले गए हैं उसमें महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है पुरुषों से। इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं और उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और दिल्ली है, आसाम है, बंगाल है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, केरला है। इन सभी स्टेट्स में इस तरह की गतिविधियां हुई हैं और काफ़ी फंड का ट्रांजैक्शन है विदेशों से और देश के अंदर भी। और इसमें जो काफ़ी अन्य लोगों के भी इन्वॉल्वमेंट के आ रहे हैं। अब इनकी जो क्रिमिनल कल्पेबिलिटी है इसको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। आज यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी पहली बार इस मुद्दे पर बोले। ब्रजेश पाठक ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बहाने ये लोग राज्य का अमन चैन खराब करना चाहते थे। यही वजह है कि इन पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे उससे समाज में द्वेष, नफरत बढ़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें एनएसए के तहत कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। इसमें और भी लोग शामिल हैं। जैसे आपने कहा बड़ी साजिश थी अमन चैन डिस्टर्ब करने की, तो क्या करना चाहते थे, क्या पता चला अभी तक? दरअसल वो लोग ऐसे लोगों को जबरन या प्रलोभन देकर के धर्मांतरण कराते थे और जब जबरन या धर्मांतरण किए हुए लोग जब छूट करके समाज में जाते हैं तो समाज में फिर एक विद्वेष फैलता है और विद्वेष के कारण कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, दंगा फसाद होने तक की नौबत आ जाती है, जिससे उत्तर प्रदेश का शांति का माहौल बिगड़ता है। हम कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम किसी भी सीमा तक कानून का राज स्थापित करने के लिए कड़ाई करेंगे। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस पूरे धर्मांतरण रैकेट का सबसे अहम किरदार है मोहम्मद उमर गौतम उर्फ श्याम प्रताप सिंह गौतम। जी हां, इस्लामिक दावा सेंटर चलाने वाले और इसके जरिए धर्म परिवर्तन करवाने वाले मोहम्मद उमर गौतम का असली नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम ही है। 1964 में यूपी के फतेहपुर में एक हिंदू परिवार में इसका जन्म हुआ, लेकिन नैनीताल में बीएससी की पढ़ाई करने के दौरान उसने अपना धर्म बदल लिया, लेकिन घर में किसी को बताया नहीं। दाढ़ी बढ़ाने लगा। गांव वालों के मुताबिक जब उसका गौना हुआ तो घर वालों ने दाढ़ी काटने को कहा। पहले तो वो दाढ़ी कटाने को तैयार नहीं था, लेकिन जब घर वालों ने जिद की तो रो रो कर दाढ़ी काटी, लेकिन दाढ़ी के बाल फेंकने की बजाय एक रुमाल में रखकर दफन किए। उसके गौना वाला सिस्टम आया तो उसके गौने के विषय में एक हुआ कि अब आप दाढ़ी बनवाइए तब गौना होगा, तो वो बनवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। दबाव पड़ा रिश्तेदारों का, परिवार का, तो जब दाढ़ी बनने लगी तो रोने लगा वो। अच्छा। और जब बाल उसकी दाढ़ी बनी तो अपने रुमाल बिछा करके जो एक एक बाल बिन करके रुमाल में रख करके और फिर जब दाढ़ी बन गई तो फ्रेश होने के बाद में फिर रुमाल लेकर के उसको दफना दिया, मतलब कि कहीं गड्ढा बनाकर उतार दिया। रो रहा था इस चीज को लेकर। श्याम प्रताप सिंह गौतम अपना धर्म बदलकर मोहम्मद उमर बन गया, लेकिन गौतम नाम उसने नहीं हटाया, क्योंकि धर्मांतरण करवाने के लिए यह नाम उसके बहुत काम आता। यही नहीं, वो पढ़ाई लिखाई में भी तेज था। ये वजह थी कि कई इस्लामिक संस्थाओं से जुड़ा था। इसी में से एक संस्था है मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर। मोहम्मद उमर गौतम 25 साल से इस ट्रस्ट से जुड़ा था, इसका मेंबर था। हालांकि जब मोहम्मद उमर की गिरफ्तारी की खबर आई तो उसे ट्रस्ट से निकाल दिया गया। आज हमारे रिपोर्टर अभय पराशर फरीदाबाद के मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर के चेयरमैन शफी मोहम्मद से मिले। शफी मोहम्मद ने यह तो माना कि वो मोहम्मद उमर को 25 साल से जानते हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उमर के धर्मांतरण से जुड़े होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, न ही वो इस्लामिक दावा सेंटर को किसी तरह की कोई आर्थिक मदद करते थे।
फरीदाबाद में इकारा पब्लिक स्कूल जो है ये चलता है। मेवात एजुकेशनल जो ट्रस्ट है उसके जरिए ये चलता है और हमें यहाँ पर आके जानकारी मिली कि उमर गौतम, हम आपको दिखाते हैं, ये वो स्कूल है इकारा पब्लिक स्कूल जो कि मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर जो है वो इस स्कूल को चलाता है। यहाँ पर आकर यहाँ के चेयरमैन से हम मिले, उनसे हमने जानकारी हासिल की। उन्होंने हमें बताया कि उमर गौतम, जिसे गिरफ्तार किया है यूपी एटीएस ने, वो ये जो ट्रस्ट है मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर, इसके ट्रस्टी थे। पिछले करीब 25 साल से वो इसके ट्रस्टी थे और इस ट्रस्ट को यूएसए से बच्चों की एजुकेशन के लिए हालांकि फंड मिलता है, लेकिन इनका ये कहना है कि जिस तरीके के आरोपों में गिरफ्तार हुआ है उमर गौतम, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इस ट्रस्ट के अंडर में ये इकारा स्कूल जो है वो ये चलाते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें ये जानकारी मिली कि उमर गौतम को यूपी एटीएस ने धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद उनका रेजिग्नेशन ले लिया गया। उन्हें इस ये जो ट्रस्ट है इससे हटा दिया गया है। और जहां तक बात है आईडीसी की, जो उमर गौतम का ट्रस्ट है इस्लामिक दवा सेंटर, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास खाली एक यूएसए से फंड होता है, एफसीआरए के थ्रू होता है, प्रॉपर एफसीआरए अकाउंट के थ्रू आता है। उसकी पूरी रिटर्न, पूरा वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू जब डिडक्शन होता है तो उसकी पूरी डिक्लेरेशन लेती है गवर्नमेंट। डिक्लेरेशन के थ्रू मेरे वहाँ में क्रेडिट होता है। वो भी खाली बच्चों की फीस के लिए होता है। किसी ने 10 बच्चे का, 50 बच्चे का, 20 बच्चे की फीस, ऐसी बस 2 ऑर्गेनाइजेशन से मेरे पास फंड आता है। मेरे और उन ऑर्गेनाइजेशन का IMRC और सीड है, दोनों यूएसए बेस हैं। तो वो फंड किस लिए देते हैं? वो इस ट्रस्ट को देते हैं, मेवात एजुकेशन? मेरे ट्रस्ट को देते हैं खाली एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन की फीस के लिए बच्चों के लिए। ओके, लेकिन ट्रस्ट वही है मेवात एजुकेशन? मेवात ट्रस्ट को देते हैं। मेवात ट्रस्ट का एफसीआरए है ना, एफसीआरए में आएगा ना। और आईडीसी से क्या कनेक्शन है? आईडीसी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं। उमर साहब का आईडीसी से कनेक्शन, मेरा उनसे कोई कनेक्शन ना। मैं वहाँ मेंबर हूँ ना कुछ, मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रूफ करेंगे कहाँ मेरा उनके साथ संबंध है ना वो चीज़ें। धर्म परिवर्तन के इस रैकेट के खुलासे के बाद जैसे एक स्कूल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो है नोएडा का डेफ स्कूल। इस स्कूल के 2 स्टूडेंट्स का भी धर्म परिवर्तन कराया गया। यह स्कूल भी एटीएस और पुलिस की रडार पर है। कुछ स्थानीय लोगों में भी स्कूल के खिलाफ गुस्सा है। कल कुछ लोग प्रोटेस्ट करने यहां पर आए थे, जिसके बाद यहां पुलिस तैनात कर दी गई है। डेफ स्कूल के फाउंडर का यह कहना है कि उनके स्कूल में धर्म से जुड़ी कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। उनके स्कूल में पढ़े हुए बच्चे अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं और पुलिस की जांच में स्कूल हर मुमकिन मदद करेगा। मैं आज ये कहना चाह रही हूं, हम एटीएस पुलिस के साथ पूरी तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं। और जो बच्चों के नाम आए थे, जो बच्चों के टाइम, कई बच्चे हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, कई साल पहले हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं और सारी डिटेल्स हमने उन्हें बता दी है। मैं आज, मेरा ये कहना है कि जो पेरेंट्स जो पीड़ित हैं, जो 1-2 स्टूडेंट्स के नाम जो निकले हैं, उनके साथ मेरी हमदर्दी है। मैं भी एक माँ का ही भूमिका निभा रही थी इतने 16-17 सालों में। आज मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि नोएडा डेफ सोसाइटी का काम का सत्य सब जगह आप बताएं, समझाएं कि हमारे संस्था में कोई भी धार्मिक सिखान पढ़ान नहीं होती है, ना हुई है। एक बात तो तय है कि इतना बड़ा धर्मांतरण रैकेट चलाना सिर्फ मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर आलम के बस की बात नहीं थी। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों से इस रैकेट के तार जुड़े हैं। हजारों लोगों का धर्म बदला गया है और इसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए और किस्म की सपोर्ट चाहिए। तो जाहिर बात है कि उमर गौतम और काजी जहांगीर के पीछे कई लोगों का नेटवर्क होगा। ऐसा नेटवर्क जो करोड़ों रुपए की फंडिंग करता होगा, जाली दस्तावेज बनाता होगा। अभी तो एटीएस की जांच शुरू ही हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि एटीएस की पूछताछ में उमर गौतम और काजी जहांगीर ने जो राज उगलने शुरू किए हैं, उससे इस रैकेट से जुड़े सारे लोग बेनकाब होंगे। आज यूपी से एक और बड़ी खबर आई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी से कोई मत। केशव मौर्य ने कहा कि उन्हीं की लीडरशिप में यूपी का चुनाव लड़ा जाएगा और वही चुनाव के बाद बीजेपी की तरफ से यूपी के सीएम होंगे। केशव प्रसाद मौर्य से यह खास बातचीत की इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार ने। मतलब निकालने वालों को मैं तो नहीं रोक सकता, लेकिन बच्चों की बेटे की शादी हुई थी, बेटे और बहू थे। मैं भी
संघ का स्वयंसेवक हूँ, बेटा भी संघ का स्वयंसेवक है। संघ के हमारे शीर्ष अधिकारियों का बच्चों को आशीर्वाद मिला, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मिला। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ये एक तरह का पैचअप करने की कोशिश थी कल की जो मुलाकात। ये न मैंने कभी कहा कि ये रिश्ते अच्छे नहीं है, न कभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आप लोग कहते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया और विपक्ष कहता है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा दर्द होने लगता है जब भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं लगता है कि फिर 2022 में उनके लिए इस प्रकार से लग रहा है कि फिर हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, तो घबरा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अब आने वाले कई साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी, तो 2022 में मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी में तो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और अभी तक तो मैं यही मानता हूं कि जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनको रिपीट भी किया जाता है, लेकिन यह मेरा विषय नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। लेकिन अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, और हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ने की एकदम लिए मैदान में है, क्योंकि 19 का चुनाव भी लड़े जीते और 22 का चुनाव भी लड़ेंगे जीतेंगे। कैसे ये टारगेट हासिल किया जाए? देखिए, भाजपा के साथ अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित सब हमारे साथ हैं, और यह त्रिवेणी जब भाजपा के साथ है तो कोई हरा नहीं पाएगा। हमारे जो विपक्षी हैं अलग अलग लड़ करके भी भाजपा के साथ हार चुके हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर के भी हार चुके हैं, सपा बसपा एक साथ लोकदल साथ में मिला करके हार चुके हैं। तो जैसे इनको 2014, 17, 19 में हराए, वैसे 2022 में हराएंगे, 2024 में हराएंगे। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 25 साल तक अभी रहना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, उनको मैं इतना ही कहूंगा, सपने देखने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सपने बढ़िया अच्छे अच्छे देखते रहे, लेकिन जब आंख खुलेगी वो सच ये होगा कि भाजपा 2022 में फिर सरकार बना लिया है और 300 से अधिक सीटें जीत कर बना। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात से पहले एनडीए में शामिल संजय निषाद ने बीजेपी के सामने एक बड़ी डिमांड रखी। संजय निषाद ने बीजेपी से डिप्टी सीएम का पद मांगा। उन्होंने कहा कि वो पूरे राज्य में घूम रहे हैं और निषाद समुदाय में भावना है कि उनके नेता को डिप्टी सीएम का पद मिले। संजय निषाद से इंडिया टीवी के संवाददाता विशाल सिंह ने बात की। संजय निषाद ने कहा कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया तो 2022 की लड़ाई आसान हो जाएगी। आपने कहा था कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक जगह देंगे, पावर देंगे अपने समाज की सेवा करना। ये अधिकारी कर्मचारी जो बदमाशी करते हैं, जो वोट खराब करते हैं, दर्द दे रहे हैं, दर्द दूर करना है, तो वो भी नहीं हुआ। और चूंकि हमारे लोगों को समायोजन नहीं हुआ, हमारे लोगों को मुकदमे वापस नहीं हुए, ये सारे मुद्दे थे, एक भी हल नहीं हुए। और महाराज जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो बहुत बार बोल चुके हैं कि हम आरक्षण देंगे। वो सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो हम क्या जवाब दें, क्या वॉइस लेकर हम लोग नीचे जाएंगे 2022 में? उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी से हम करेंगे, और शीर्ष नेतृत्व से सार्थक वार्ता हुई। लोगों ने आश्वस्त किया कि हम जो भी है आपके सम्मान दिल्ली में भी रहेगा, उत्तर प्रदेश में भी रहेगा। उत्तर प्रदेश में सम्मान के लिए क्या आपने इस बात की चर्चा उनसे की है, या आपके जो समाज के लोग हैं उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम का पद आपको मिलना चाहिए? जब मैं प्रवास पर आया हूं, 15-16 जिले में जब घूमा हूं, तो उन्होंने कहा अरे यार, ये पौवा भर वोट को लेके घूम रहे हैं लोग, और आज की दशा ये हो गई है, तो ये झौआ भर वोट है ना। इस पर पौवा का लेवी लगा था, पहले इन पार्टियों ने लगा रखा था, पार्टी का लेवी लग गया निषाद पार्टी का। तो 160 सीटें मछुआ बाउल हैं, 70 सीटें ऐसी है, 70,000 से 75,000 हैं, 7 नदियां, 1000 झीलें हैं, हर गांव में पोखरे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबने दर्द दिया हमारे समाज को। तो अब दर्द न हो, अब दर्द दूर हो। तो 2000 अगर डॉक्टर संजय को सलाह, भारतीय जनता पार्टी को सलाह दिया जाए कि भाई इनका चेहरा लगाया जाए कि डॉक्टर संजय को भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि पार्टी बनी है मुख्यमंत्री बनाने के लिए डॉक्टर संजय को, तो डिप्टी सीएम का चेहरा बना दे तो जल्द 2022 का चुनाव आसान हो जाएगा और 24 भी आसानी से लड़ा जाएगा। ये सलाह है लोगों का, हमारे को मांगनी है न कोई ऐसी बातचीत। तो मैं खड़ा रहूंगा, आज भी हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी न माने, पूरे मानने का। 160 सीट कहीं गंवाना चाहेगी? हमें गंवा के क्या पाएगी भाजपा? हम क्या नुकसान कर रहे हैं भाजपा को जो हमें हटाएगी? हम तो फायदे पहुंचा रहे हैं खड़ा होकर। निषाद वोटर्स यूपी की 125 से ज्यादा सीटों पर असर डालते हैं, ये बात सही है। योगी के गढ़ गोरखपुर की भी 9 विधानसभा सीटों पर निषाद वोटर हार जीत तय करने की अहम भूमिका रखते हैं। वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों पर भी निषाद वोटर्स का अच्छा खासा दखल है। दरअसल छोटी छोटी पार्टियां भी जानती हैं कि बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने के लिए इन छोटे दलों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए वो अभी से दबाव बनाने की राजनीति करने लगी हैं। चुनाव के लिए यूपी में तो बीजेपी के सारे नेता एकजुट होने लगे हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस की तकरार जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू की जंग में आज क्या हुआ,
दिखाएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। पंजाब में कांग्रेस की कलह ने पार्टी हाईकमान को परेशान कर रखा है और यही वजह है कि राहुल गांधी ने लगातार तीसरे दिन पंजाब के सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात की। राहुल गांधी ने आज पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ दोनों से बात की। राहुल गांधी ने पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर से भी मुलाकात की। पंजाब के सीनियर लीडर प्रताप सिंह बाजवा भी आज राहुल गांधी से मिले। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने राहुल गांधी को पंजाब में चल रहे झगड़े की पूरी डिटेल बताई। हालांकि हैरानी वाली बात यह रही कि राहुल गांधी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात नहीं हुई। कैप्टन 2 दिन से दिल्ली में थे और आज दोपहर वो पंजाब लौट गए। इधर कैप्टन चंडीगढ़ पहुंचे, उधर उनके खेमे ने खुल्लम खुल्ला लड़ाई का ऐलान कर दिया। कैप्टन के मन की बात उनके ओएसडी की पोस्ट से आई। कैप्टन के ओएसडी अंकित बंसल ने फेसबुक पर लिखा, यह वही आला कमान है जिसने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पिछले कुछ सालों में कम करके आंका था और इसी वजह से पंजाब में पार्टी सत्ता से करीब 10 साल दूर रही और पंजाब में कैप्टन ने ही कांग्रेस को फिर से जिंदा किया। पंजाब में कांग्रेस का मतलब सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह है और जो लोग सपने देख रहे हैं उन्हें फिर से एक बार धूल चाटनी पड़ेगी। हम कैप्टन के साथ हैं। सोचिए आप, कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 दिन दिल्ली में रहे लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने उनसे मुलाकात करना जरूरी नहीं समझा, जबकि राहुल गांधी लगातार 3 दिन से पंजाब के ही सांसदों, पंजाब के ही विधायकों से, मंत्रियों से बात कर रहे हैं। कैप्टन और राहुल की मुलाकात क्यों नहीं हुई, इसे लेकर हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत से सवाल पूछा। जवाब क्या मिला, आप सुनिए। सर, कैप्टन साहब 3 दिन तक दिल्ली में थे लेकिन राहुल गांधी सबसे मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं हुई? सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां जिस नेता को जहां जिससे मिलने की आवश्यकता होती है तो उस हिसाब से समय दिया जाता है। राहुल गांधी जी जो भी हमारे नेता को समय चाह रहे हैं उनको समय दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल जिस तरह नवजोत सिंह सिद्धू सीएम कैप्टन के खिलाफ बयान दे रहे हैं उससे ही कैप्टन नाराज हैं। पार्टी के एक धड़े में भी सिद्धू को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने सिद्धू के सारे बयानों को मंगवाया है, वो एक बार फिर उन्हें देखेंगे। मेरा अंदाजे बयां ही कुछ ऐसा है कि लोगों को उसमें गुस्सा दिखाई देता है। उन्होंने भी बरगाड़ी वाली बात कही है, ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, सैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है और ये कहा है, पब्लिकली कहा है कि यदि इन पर कार्रवाई होती है तो मैं सरकार के साथ खड़ा दिखाई दूंगा। और ये भी कहा है उन्होंने कि जो पार्टी हाईकमान निर्णय करेगा वो मुझे मान्य होगा। फिर भी मैं देखता हूँ कि जब बहुत कहा जा रहा है उनके बयान को लेकर के शोर है तो मैंने इसलिए उनके बयान के डिटेल मंगाए हैं। मैं देखूंगा, जिसको जो सलाह देनी होगी सलाह दूंगा, जिसको निर्देश देना होगा निर्देश दूंगा। पहले मैंने नसीहत दी थी कि भाई न आप पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही बातों को करिए और अब मैं उनसे विनती भी करना चाहता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो मुझ जैसे व्यक्तियों की वार्निंग बड़ी कठोर होती है। सर, क्या कैप्टन के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर केवल कांग्रेस प्रेसिडेंट दे सकती है। सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी सर कोई मिलने जा रही है 2022 के विधानसभा चुनावों में? वो पूरी संभावना युक्त व्यक्ति हैं। राहुल गांधी से मिलने वालों में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी हैं। सुनील जाखड़ ने राहुल गांधी से मिलने के बाद जो कहा उसमें पंजाब में कांग्रेस की आगे की सियासत का एक इशारा मिलता है। जाखड़ ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब से बेअदबी करने वालों को सजा नहीं मिली, इस मामले में देरी हुई। जाखड़ ने सिद्धू को लेकर के भी बात की। आज सबसे बड़ी शंका यह है कि जो गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी के आरोपी हैं वो सड़कों पे भंगड़े डाल रहे हैं, वो पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। पार्टी की बात छोड़िए, सरकार की बात छोड़िए, आज पंजाब के माहौल को बनाए रखने के लिए गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी के दोषियों को कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। उसके लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है। राहुल जी ने भी यही भरोसा दिया है और सारों से आज मिलने के बाद में उनका यही निचोड़, उनकी निष्कर्ष था कि इन मसलों के ऊपर फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। देरी हुई है, उस देरी को कवर अप किया जाए। मानते हैं कि सिद्धू की इस बयानबाजी से नुकसान होगा कांग्रेस को? मैं समझता हूँ कि बेहतर रहता, उनकी अपनी शान में भी इससे इजाफा नहीं होता। अगर वो यहाँ बात करते तो उसमें ज्यादा वजन रहता। हर एक आदमी का अपना अपना किरदार, एक अपना अपना चरित्र होता है। सिद्धू जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसी पद के लिए, ओहदे के लिए नहीं लड़ रहे, वो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है।
उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। अगर उस मसले को उस ध्यान से अगर टैकल किया जाता वहां कमी रहेगी, इसमें कोई शुक्र। जब पार्टी के कार्यकर्ताओं की लॉयल्टी पार्टी आला कमान के बजाय किसी खास नेता या चीफ मिनिस्टर के साथ ज्यादा होती है, तभी ऐसे झगड़े सामने आते हैं। यह बात जग जाहिर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने बलबूते पर चुनाव जीते हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी के नाम पर। सिद्धू को लगता है कि वो पंजाब में बहुत पॉपुलर हैं, इसलिए ना तो वो झुकने को तैयार हैं और ना ही कैप्टन। लगातार कई दिनों की गिरावट के बाद कोरोना केसेस में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को लेकर एम्स के डायरेक्टर ने क्या बड़ी बात कही, जरूर देखिए इस ब्रेक के बाद। कोरोना को लेकर आज दो डराने वाली खबरें हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,848 केस सामने आए हैं और 1,358 लोगों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, देश में अब डेल्टा प्लस वेरिएंट भी खतरा बनकर सामने आ रहा है। भारत में इस वक्त डेल्टा प्लस के 40 मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 21 केस महाराष्ट्र में हैं। इसके अलावा एमपी, तमिलनाडु, केरल में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले हैं। कोरोना वायरस का यह वेरिएंट एक सुपर स्प्रेडर बताया जा रहा है, जो बाकी वेरिएंट्स की तुलना में बहुत तेजी के साथ फैलता है। यही वजह है कि सरकार ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स की लिस्ट में शामिल किया है। ये वेरिएंट हाईली ट्रांसमिसिबल तो है ही, साथ ही ये लंग्स यानी फेफड़ों की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपकता है और इस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी उतना असर नहीं कर पाती। डेल्टा प्लस वेरिएंट मौजूदा वेरिएंट से 60% ज्यादा संक्रामक है। इस वायरस की चपेट में आने के बाद अस्पताल में एडमिट होने का खतरा 2.5 गुना ज्यादा है। इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड शख्स 5 से 8 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं और जैसा कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति के बगल से बिना मास्क लगाए कोई व्यक्ति बस गुजर जाए तो वो भी इसकी चपेट में आ सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट एयरबॉर्न नहीं है, यह ह्यूमन टू ह्यूमन ही फैलता है। ऐसे में अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे तो इस वेरिएंट से भी बचा जा सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा के ही लीनिएज से है और डेल्टा एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। साथ साथ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है 417 जो है, वो हमने और भी म्यूटेशंस में देखा था और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है और इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, स्पेशली जहां जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं कि वहां पे ये वायरस डोमिनेंट वायरस तो नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थर्ड वेव अगर हमें रोकनी है या उसको डिले करना है तो ये हमारे हाथ में है, क्योंकि वेरिएंट्स नए नए आएंगे जो ज्यादा इन्फेक्शन फैलाएंगे। लेकिन चाहे कोई भी वेरिएंट आए, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभा के रखें, अगर हम मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, भीड़ इकट्ठी ना होने दें, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ना बनाएं, तो ये वायरस फैल नहीं पाएगा। ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे ही फैलता है। अगर हम वो दूरी रखेंगे, मास्क लगा के रखेंगे, जिससे जो ड्रॉपलेट्स हैं या एरोसॉल है वो ना बने, तो वायरस आगे फैल नहीं पाएगा और हमारे केसेस नहीं बढ़ पाएंगे। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।